अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री क्लास मैट्रिक की जो प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है 2025 के, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो जैसे कि ईद वेकेशंस के फ़ौरन बाद हमारे मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम से स्टार्ट है कराची में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। इसके तमाम क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपकी तैयारी केमिस्ट्री की अच्छी तरह से हो सके। और जितने भी MCQs न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। और अगर इस वीडियो की कंप्लीट अगर आपको सॉल्व PDF अगर आपको रिक्वायर है, जब मेरे नोट्स रिक्वायर हैं आपको या टारगेट पेपर्स, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 215 2272। इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको एक मिनिमम कॉस्ट पर अपने जो है टारगेट पेपर्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम MCQs यहाँ पर देखते हैं, 1 बाय 1 तमाम MCQs को देखेंगे। तो मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री के तो फर्स्ट MCQ है यूनिट ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन इज डैश। ये जो रिएक्शन दी हुई है गिवन, इसकी Kc की यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो देखिए, अब हमें पता है Kc जो है कि यूनिट निकालने के लिए हमें पहले Kc की एक्सप्रेशन जो है ना वो लिखनी होती है, और उसके बाद हम उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो Kc हमारे पास बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास है दिस इज़ NH3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, और रिएक्टेंट हमारे पास है दिस इज़ N2 और ये हमारे पास है H2 और इसका हमारे पास हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ से देखिए मोलैरिटी का स्क्वायर हो गया ये अपॉन मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मोलैरिटी स्क्वायर अपॉन मोलैरिटी की पावर 4, तो ये हो जाएगा मोलैरिटी की पावर -2। तो मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज़ मोल पर DM क्यूब है ना, तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मोल की पावर -2 और DM की पावर हमारे पास हो जाएगी 6। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट MCQs का। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट आएगी। सेकेंड MCQ है जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज डैश। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मुराद यहाँ पर हमारी क्या है बेटा, अल्केन्स है। तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, दिस इज CnH2n+2 ये रहता है। तो बी, ए ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड है द सिस्टम इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हेन डैश। सिस्टम इक्विलिब्रियम पर कब होता है, जब रिएक्शन कोशेंट आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बराबर होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ थिंग इन HPLC दिस इज यूज्ड एज स्टेशनरी फेस। HPLC में स्टेशनरी फेस के तौर पे क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसमें सिलिका जेल यूज़ करते हैं स्टेशनरी फेस के तौर पे। ठीक है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि बुक में तो वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन हम ज़्यादातर सिलिका जेल यूज़ करते हैं, जैसे मैंने लेक्चर्स में अपने आप बताया आपको। फिफ्थ है दिस इज़ अ लेविस बेस। इसमें से लेविस बेस कौन सा है, तो CN- जो साइनाइड है ये हमारा लेविस बेस है। सिक्स्थ है द IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन इज डैश। अब नियोपेंटेन क्या होता है बेटा, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि CH3 कार्बन देन CH3, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा CH3 और ये CH3, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। अब ये नियोपेंटेन है तो इसका IUPAC नेम क्या निकलेगा अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें। ठीक है, यहाँ पर तो नंबरिंग करेंगे तो इस तरह से 1 2 और 3। तो सेकंड कार्बन पे ये दो हमारे पास इसके अंदर जो है वो रेडिकल्स आ जाएंगे, दिस इज़ द फर्स्ट और दिस इज़ द सेकंड रेडिकल। तो ये हमारा हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो ये 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन हमारे पास हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, ये 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट MCQs है सेवन्थ है द फंक्शनल ग्रुप इज़ यूज्ड फॉर डैश। कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है, दिस इज कीटोन। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। एट्थ है द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कौन सा होता है जिसमें अमाइनो और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप मौजूद होता है। जैसे आप देख लें कि ये COOH हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और NH2 हमारे पास अमाइनो है। तो ए ऑप्शन हमारा जो है वो अमाइनो एसिड है। नाइन्थ है कैटालिटिक कन्वर्टर्स कन्वर्ट डैश। कैटालिटिक कन्वर्ट्स कन्वर्ट किसको करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन। वो असल में एक मतलब कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या होता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको वो कन्वर्ट कर देते हैं हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर। तो जो गाड़ियों का धुआं जो निकलता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये काम होता है कैटालिटिक कन्वर्टर का। 10th है द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन है, जो डायरेक्टली जो है वो नुकसान पहुंचाता है
हमारी हवा को, तो वो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है जो एक प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है, और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं। 11th है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल वाटर बॉर्न डिजीज। इसमें से कौन सा बैक्टीरियल वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, मतलब वायरल डिजीज़ है इसमें से ये कहा जा रहा है। तो हेपेटाइटिस ए और ई ये वायरल डिसीज़ है, हेपेटाइटिस वायरस का नाम है तो लिवर को डैमेज करता है। 12th है, द सॉल्ट विच प्रोड्यूसेस येलो फ्लेम इज डैश। येलो फ्लेम कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, सोडियम, हमें पता है फ्लेम टेस्ट में येलो कलर देता है, तो सोडियम क्लोराइड हमारा जो है वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया बेटा। अब इसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी है जिसको मैं कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करूँगा। अगर आप ये कंप्लीट, अगर आप इसके सॉल्यूशन चाहिए आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है, जो मुझसे ईजिली सॉल्व हो सकते हैं। बाकी जो मेमोराइजेशन वाले क्वेश्चंस हैं तो वो तो दैट सी बात है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर वो क्वेश्चंस यहाँ पर शो करूँगा जो न्यूमेरिकल टाइप हैं प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में, जो मैं यहाँ पर ओवरऑल सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2 है जिसमें ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। प्रिडिक्ट दिस सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल कंटेन द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ए और बी दो हमारे पास दिया गया है, ए और बी। तो अब ए में कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, केसी की वैल्यू हम देख सकते हैं। अब केसी की वैल्यू जो है हमारे पास देख सकते हैं कि -18 पावर है, तो वेरी स्मॉल वैल्यू है। जबकि सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर केसी की वैल्यू जो है 10 की पावर 55 है, तो ये वैल्यू हमारे पास कैसी है बेटा, वेरी बिग वैल्यू है, ठीक है। तो रिएक्शन ए के लिए जब बात करेंगे तो केसी की वैल्यू वेरी स्मॉल कब होती है, तो केसी बराबर किसके हमारे पास होता है, हम जानते हैं केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी कब आ जाएगी, जब रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब ए की बात हम करते हैं तो इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स, इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो इक्विलिब्रियम पर जो होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट उसको इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। तो कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इसमें रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा होगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट इसमें सबसे कम होगा, तभी केसी की वैल्यू बहुत छोटी निकलेगी। लेकिन अगर हम सेकंड रिएक्शन की बात करें, अगर हम सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें ये क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा कि प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उसमें रिवर्स हो जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो न्यूमेरिकल तो नहीं कह सकते बट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास क्वेश्चन 3 है। इसके अंदर दो न्यूमेरिकल्स हैं, एक तो न्यूमेरिकल यहाँ से यहाँ तक ये न्यूमेरिकल है, और ये सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से कर लूँ कि मैं हाफ़ कर लेता हूँ उसे, इस पेज को, ताकि मैं हाफ़ ऑफ करके आपको मैं शो कर दूँ कि उस तरह से न्यूमेरिकल किया जाएगा। तो कंप्लीट मैं इसको हाफ़ कर लेता हूँ इस पेज को। ठीक है, आई होप सो कि इतनी जगह पर ये न्यूमेरिकल हो जाए। तो सबसे पहले तो देखें डेटा बनेगा, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 का जो आया हुआ है ये चैप्टर 1 से आया हुआ है, जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर से ये हमारे पास आया हुआ है। तो पहले हम इसका डेटा बनाते हैं, फिर आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो कह रहे थे वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन इज़ दिस। इस रिएक्शन केसी की वैल्यू जो है वो इसके लिए है, इस रिएक्शन के लिए है दिस इज़ 1 एक्सपोनेंट -4 एट अ गिवन टेम्परेचर द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मिक्सचर इज। तो कंसनट्रेशन दी हुई है, एक टेम्परेचर पर HI की दी हुई है कंसनट्रेशन कितनी बेटा, 3 एक्सपोनेंट -5 मोल्स पर dm³। इसके अलावा फिर आपको दी गई है इसके अंदर H2 की कंसनट्रेशन दी हुई है हाइड्रोजन की, दिस इज़ 2 एक्सपोनेंट -3 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। और साथ में आपको आयोडीन दिया गया बेटा इसके अंदर
3 एक्सपोनेंट -5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको यहाँ पर क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताने के बताएं ये रिएक्शन कहाँ मूव कर रहा होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, किस डायरेक्शन पर। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं हम लोग हैं। तो ये तो हमारा बेटा डेटा बन गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए जब भी अगर हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताना होता है तो सबसे पहले हमें QC फाइंड आउट करना होता है, जिसको हम रिएक्शन क्वोशंट कहते हैं। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि फर्स्ट वी विल फाइंड QC। तो QC किसे कहा जाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन क्वोशंट। तो सबसे पहले हम रिएक्शन क्वोशंट मालूम करते हैं। और QC किसके बराबर होता है, सिंपली दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवाइड करेंगे, QC हमारे पास आ जाएगा। रिएक्शन हमारे पास ये है, तो HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 मल्टीप्लाइड बाय I2। उसके बाद वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। HI है 3 एक्सपोनेंट -5 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, अपॉन H2 हमारे पास है दिस इज 2 एक्सपोनेंट -3 और I2 हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट -5। मतलब HI और I2 की सेम है, इलेक्ट्रॉन H2 की 3 एक्सपोनेंट या सेम है, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट हमें कैलकुलेशन करनी है और QC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो मैं करके कैलकुलेशन भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है बेटा। तो जैसे आप कैलकुलेटर पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आंसर आया 0.015। तो 0.015 इसका आंसर हमारे पास आ रहा है। तो QC की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, 1 एक्सपोनेंट -4 है, ठीक है। तो QC की वैल्यू देखा जाए तो हमारे पास जो है वो छोटी है, जबकि QC की वैल्यू बड़ी है। तो QC क्या हमारे पास है, QC इज़ ग्रेटर देन KC हमारे पास हो गया। और जब QC ग्रेटर देन KC होता है तो फिर रिएक्शन कैसा मूव करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रिएक्शन इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया, और करके इसमें सेकंड पार्ट भी है बेटा। अब ये सेकंड पार्ट भी मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चैप्टर 1 इससे आपका अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह से पेपर में आप इसको अटैम्प्ट करेंगे जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 5 मोल्स ऑफ PCl3, 3 मोल्स Cl2 एंड 2 मोल्स ऑफ PCl5 इन 10 DMQ फ्लास्क। कैलकुलेट KC फॉर द रिएक्शन। ओके, तो आपको मोल्स दिए गए हैं PCl3 के, तो मोल्स ऑफ PCl3 ये में दिए गए हैं 5 मोल्स। इसी तरह से मोल्स दिए गए हैं, मोल्स ऑफ Cl2 के मोल्स दिए गए, ये हमारे पास है 3 मोल। इसी तरह से मोल्स दिए गए हैं आपको PCl5 के, ये दिए गए हैं 2 मोल्स। वॉल्यूम आपको दिया गया है 10 डेसीमीटर क्यूब। और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई KC क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो अब डेटा तो हमारा तैयार हो गया, अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन एक बार फिर से देख लें, ठीक है, ओके। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन इस पर लगेगा, जिसके बाद इसका आंसर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम सब जानते हैं कि KC बराबर किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो PCl5 हो गया, और रिएक्टेंट हमारे पास आ जाएगा PCl3, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास Cl2, ठीक है बेटा। अच्छा, हमें कंसंट्रेशंस नहीं दिए हुए, हमें मोल्स दिए गए, आप देख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर DM3। तो मोल को DM3 से डिवाइड कर देंगे, कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब जैसे देखें ये हो जाएगा 2/10, तो सारे को 10 DM3 से डिवाइड कर देना है। इस तरह PCl3 कितना है 5, तो ये 5/10 हो जाएगा। और ये Cl2 हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज़ 3/10 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास KC की एक वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ।
विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ये तो 2/10 हो गया, डिवाइडेड बाय दिस इज 5/10। पूरे इस तरह से कंप्लीटली आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 3/10। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास है क्या 4/3 मतलब 1.33। तो केसी आ गया 1.33। यूनिट क्या निकल जाएगी इसकी, यूनिट भी निकालना सिखा देता हूँ बेटा आपको। अब देखें यूनिट कैसे इसकी निकलेगी। तो देखें ये हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज मोलैरिटी अपॉन मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी। तो एक मोलैरिटी से एक मोलैरिटी कैंसिल हो गई, तो इसकी यूनिट आ गई मोलैरिटी इनवर्स, या फिर इसी को हम लोग dm³ पर मोल भी कह सकते हैं। तो एक ही बात है, कोई भी यूनिट आप कह लें। तो ये हमारे पास बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस आंसर को, फाइनल आंसर को हम बॉक्सअप कर देते हैं। तो आई होप सो कि बेटा ये आपको सेकंड न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। तो ये आंसर हो गया हमारे पास फाइनल, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द pH ऑफ, अच्छा इसमें भी दो है ना, दो पार्ट्स हैं, तो इसको हम दो पार्ट्स में हम दोबारा से इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इस पेज को, ताकि मैं दोनों न्यूमेरिकल साइड बाय साइड आपको बता सकूं। तो सबसे पहले तो डेटा बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। लॉग की वैल्यू दी गई है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउ होते ही नहीं है, इस वजह से लॉग की वैल्यू आपको दे दी गई। तो ये अच्छा काम किया है इन्होंने। तो देखें pH मालूम करना है, कैलकुलेट द pH। तो pH तो हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और जो कंसंट्रेशन दी हुई है, चूँकि NaOH है ना, बेस है, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन आपको दी गई है जो 0.02 मोलर है, ठीक है। अब देखें बेटा, तो अब देखें इसमें क्या होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, तो कभी भी OH माइनस आइन से हमारा pH मालूम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें इसमें pH ही मालूम करना होगा। तो pH किसके बराबर होता है, pH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ, सॉरी पहले POH मालूम होगा फिर pH मालूम होगा। तो pH हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि P से पहले POH मालूम हो जाएगा। POH बराबर होता है माइनस लॉग OH माइनस आइन कंसंट्रेशन। तो दिस इज माइनस लॉग 0.02, और जब हम माइनस लॉग 0.02 करते हैं, सो दिस इज 1.698। तो POH हमारे पास आ गया 1.698। तो ये तो हमारे पास pH है। अब हम यहाँ से POH आ गया, तो pH मालूम कर सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि pH प्लस POH ये हमारे पास 14 के बराबर होता है। pH किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज़ 14 माइनस POH, दिस इज़ 14 माइनस 1.698, एंड व्हेन वी डिवाइड 14 माइनस 1.698 जब हम करते हैं, सो दिस इज़ 12.302। तो जो pH हमारे पास आया दिस इज़ 12.302। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट पोर्शन था। सेकंड पोर्शन में हमारे पास इसमें कैलकुलेट द pH एंड POH ऑफ 0.03 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और लॉग की वैल्यू उसके अंदर दी गई है log 3। तो चूँकि 9th और 10th में अलाउ नहीं होता कैलकुलेटर साइंटिफिक, दैट्स वाई इसमें लॉग की वैल्यू आपको दी गई है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। ये चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट से, ठीक है। तो कैलकुलेट द pH एंड POH, तो हमें दो चीज़ें मालूम करनी है। pH हमारे पास मालूम होना है इसमें, और उसके अलावा POH मालूम करना है। दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम A और B कह सकते हैं। जबकि HCl दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो असल में आपको H प्लस आइन कंसनट्रेशन दे दी गई है, दिस इज़ 0.03 मोलर। और बस अब हम इसको यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब H प्लस आइन कंसनट्रेशन आपको दी जाएगी, तो फिर लाजमी आप, क्योंकि ये HCl हमारे पास एक एसिड है, और एसिड हमेशा H प्लस आइन फर्निश करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले pH मालूम होगा इसका। तो pH बराबर किसके हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस आइन कंसनट्रेशन के, दिस इज माइनस लॉग 0.03, ठीक है। तो जब हम इसका नेगेटिव लॉग लेंगे माइनस लॉग 0.03, तो ये हमारे पास आएगा 1.522,
तो pH तो आ गया इसका 1.522। अब अगर हम इसको pOH मालूम करेंगे तो हम जानते हैं कि pH और pOH जब दोनों को प्लस करते हैं सो द आंसर इज़ 14, दोनों का एडिशन 14 के बराबर होता है। तो अगर pOH मालूम करना होगा, दिस इज़ अगेन 14 माइनस pH, दिस इज़ 14 माइनस 1.522, और जब हम 14 में से माइनस करते हैं 1.522 तो दिस इज़ 12.478। तो pOH आ गया 12.478 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमने कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे इसमें सेक्शन बी के अंदर कि वाटर बफर सॉल्यूशन, तो ये तो डेफिनेशन है, और क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्ट इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। मुख्तलिफ सॉल्ट को बताने कौन सा एसिडिक, कौन सा बेसिक और कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, अब इसका सिंपल तरीका होता है इसको बताने का कि हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस करने पर अगर जो चीज़ स्ट्रॉन्ग बनेगी तो उसके लिहाज से वो एसिडिक सॉल्ट होगा या बेसिक सॉल्ट होगा। अब जैसे कि अगर मैं NH4 सॉल्ट है ना, NH4Cl है, KCl है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, और CH3COON है, सोडियम एसीटेट हमारे पास है। इन सब की हमें हाइड्रोलिसिस कर देनी है। हाइड्रोलिसिस से मुराद इन सबका वाटर के साथ रिएक्शन करा देना है, तो इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं इस रिएक्शन को, द रिएक्शन इन विच अ सॉल्ट रिएक्ट्स विथ वाटर। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस इन केमिस्ट्री। अब इसमें हमारे पास कंपाउंड्स क्या बनेंगे, पहले तो हमारे पास बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस HCl, दूसरे में बनेगा KOH प्लस HCl, तीसरे में बनेगा NaOH प्लस H2CO3, नेक्स्ट बनेगा CH3COOH प्लस NaOH। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिहाज से बात कर लेते हैं कौन सा क्या है। NH4OH एक वीक बेस है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्ट हमारे पास कैसा हो गया, NH4Cl हमारे पास एक एसिडिक सॉल्ट हो गया। जो चीज़ स्ट्रॉन्ग बनेगी उसी के लिहाज से नाम होगा। KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है जबकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो ये हमारा कैसा हो जाएगा सॉल्ट, दिस इज़ न्यूट्रल। इस तरह से NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग बेस बना तो ये सॉल्ट हमारे पास सोडियम कार्बोनेट कैसा हो गया, बेसिक। अब यहाँ पर जो चीज़ बनी एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो चीज़ हमारे पास आई है तो स्ट्रॉन्ग बेस आया, तो दिस इज़ एक्चुअली द बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन 12 है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये तो डिफरेंस है, ये अगर आप नोट्स के थ्रू कर सकते हैं, या जो सॉल्व कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है उस पर मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व किया मैं इसके आंसर्स। और करके जो सेकंड क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देता हूँ, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से कंपाउंड्स में ये बताना है। जैसे ए में आप देखें CHO है, अब जो CHO होता है ये इस तरह से होता है C∠OH, तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ए में तो हम लोग लिख देते हैं एल्डिहाइड। बी इसके बाद क्या है, CO है ना, CO मतलब इस तरह से होता है C∠O। अब इसके दोनों तरफ कार्बन है, तो बी हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली कीटोन। सी है CH3CH2 COOH। COOH ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है C∠OOH। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है दिस इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। डी में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इसको डबल बॉन्ड कह सकते हैं, या तो आप डबल बॉन्ड कह लें या फिर आप कह लें कि अल्कीन है, यहाँ पर अल्कीन चूँकि डबल बॉन्ड आ गया कार्बन। ठीक है, तो ये इसके आंसर में आपको इस तरह से बता देना है कि किस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो ये वाला और वाला पार्ट बताता हूँ, फ्रेम स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रक्चरल फार्मूले बताने हैं मुख्तलिफ कंपाउंड के। पहला है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या होगा बेटा, 4 कार्बन होंगे, एक कार्बन चेन से बाहर होगा। तो स्ट्रक्चरल फार्मूले में हमें कंप्लीट ओपन करना होता है स्ट्रक्चर को, तो 4 कार्बन है, 1 2 3, चौथा कार्बन जो होगा वो बाहर होगा चेन से। ठीक है, तो ये हमारे पास बाकी हर जगह पर हमें क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। तो ये हमारा हो गया, दिस इज आइसोब्यूटेन।
एक कार्बन चेन से बाहर होता है। आइसो का मतलब होता है 1 कार्बन इज आउट ऑफ चेन। 3 इथाइल 1 हेक्सीन। 1 हेक्सीन से मुराद के टोटल 6 कार्बन लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद नंबरिंग कर लेते हैं, कहीं से भी कर लें। 1 2 3 4 5 6। 3 पर इथाइल है। 3 पर इथाइल से मुराद के 3 पर 2 कार्बन अटैच इस तरह से, और 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 हेक्सीन। बाकी 4 बॉन्ड पूरे कर लें इस तरह से, सबके 4 बॉन्ड इस तरह से पूरे कर लें। और जहाँ कुछ नहीं लगा होता वहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूले में क्या करना होता है बेटा, आपको कंप्लीट ओपन करना होता है। कंडेंस फार्मूला भी होता है। कंडेंस फार्मूले में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम उसको CH2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमसे कहा गया है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, तो दैट्स वाई यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस। इसके बाद C है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन। तो 1 2 3 कार्बन लेंगे, और 2 डाइमिथाइल, 2 पर भी मिथाइल और इस 2 पर भी मिथाइल। तो ये हमारे पास हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, जिसको अभी हमने कहा था कि नियोपेंटेन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये सारे हाइड्रोजन हमने लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे पास ये हो गया तीनों ABC है। तो ये हमारे पास ABC तीनों कंप्लीट हो गए। ये A का आंसर हो गया, ये B का आंसर हो गया, और ये C का आंसर हो गया। इस तरह से इसको बनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन करूँगा इसके बाद में, लाइक दैट कि ये राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC नेम्स लिखने हैं इन तमाम कंपाउंड्स के। तो 1 बाय 1 बता देता हूँ। तो IUPAC नेम लिखने का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसके अंदर हमारे पास बन गई। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग करते हैं। अच्छा, ये जो बाहर रह गया चेन से, तो इसको हम लोग ब्रांच कहते हैं। तो ये ब्रांच यहाँ से बाहर आ गई। अब नेमिंग अगर हम इसकी 1 2 3 नंबरिंग अगर मैं कर दी इसकी, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 पर मिथाइल है। दिस इज 2 कॉमा 2, 2 मिथाइल है, सो दिस इज एक्चुअली डाइमिथाइल। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट का आंसर हो गया, A का हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सेकंड में हमने इस तरह से नंबरिंग कर दी B में, और 2 पर मिथाइल लगा हुआ है। तो दिस इज 2 डैश मिथाइल, और उसके बाद 2 पर ही डबल बॉन्ड है। सॉरी, नंबरिंग हमने यहाँ से कर लेनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा नंबरिंग वहाँ से होगी। दिस इज़ 1 2 3। तो 2 मिथाइल 1, अब प्रोपीन ये हमारे पास हो गया, ठीक है। C इसके बाद क्या होगा हमारे पास कि ये अगर हम यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करें तो स्ट्रेट कार्बन चेन बनेगी, और नंबरिंग हमेशा हम डबल बॉन्ड के साइड से करते हैं। तो 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ठीक है। अब दो ब्रांचेस यहाँ पर हमारे पास आ गए। दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांच एंड दिस इज़ द सेकंड ब्रांच। तो अब 2 पर और 3 पर ब्रांच है। दिस इज़ 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3। इसके बाद 2 मिथाइल है, सो दिस विल बी अ डाई मिथाइल। उसके बाद फिर 1 पर डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन है। दिस इज़ 1 अ ब्यूटीन, ठीक है। तो ये हमारे पास C ऑप्शन हो गया। इसके बाद D में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नंबरिंग डबल और ट्रिपल दोनों में टाई हो रहा है। तो जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड का नाम पहले आएगा, ठीक है। तो 1 पर हमारे पास 4 कार्बन टोटल है, तो दिस इज़ 1 ब्यूटीन। और 3 के भी क्या लिखेंगे, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड के नाम में सिर्फ YN लिख देंगे, तो 1 ब्यूटीन 3 आएंगे। D के बाद फिर E पे देखते हैं।
तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट बन जाएगी, नंबरिंग कर लेंगे हम लेफ़्ट साइड से। तो 1 2 चूँकि ब्रांच करीब है यहाँ से 1 2 3 4 5। अब देखें 3 इथाइल का नाम पहले आएगा चूँकि ई से आ रहा है, दिस इज़ 3 इथाइल। उसके बाद 2,2 डाईमिथाइल, 2 डाईमिथाइल। इसके बाद टोटल कार्बन हमारे पास 5 हैं, सो दिस विल बी पेंटेन। लास्ट इसके बाद है एफ है। अब देखिए नंबरिंग कहीं से भी कर लें, बराबर है 1 2 3 4। दिस इज़ 1,3 ब्यूटा डाई आइन। तो ब्यूटा डाई आइन हमारे पास हो जाएगा। तो ये चूँकि 2 डबल बॉन्ड है तो वाई एन ई से पहले हम डाई लगा देंगे। तो बेटा ये सारे नोमेनक्लेचर हमने यहाँ पर इसके सॉल्व कर लिए हैं। दिस इज़ फॉर प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव। तो अगर आपको कंप्लीट पेपर के अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए पेपर का, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 030021522272। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है। और इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।